हम क्लास 9 का चैप्टर 10 पढ़ने जा रहे हैं जिसमें एक्सरसाइज क्या है 10.2। उसमें से क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है, दिया गया है गिवन में, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल ओ ए इक्वल टू ओ डैश सी कॉमा ओ बी इक्वल टू ओ डैश डी इक्वल है ओ कॉमा ओ डैश सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ जो हमें दो सर्कल दिख रहे हैं इसमें से बोल दिया गया है कि इसका रेडियस यानी कि ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है। सर्कल का रेडियस होता है सेंटर से जो भी खिंचाया जाता है, तो ओ सी और ओ डी ये भी क्या है, हमारा रेडियस ही है। तो रेडियस के बाद हमारा जब दिया गया रेडियस इक्वल है तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि इसका कोड क्या कहा गया है, इसका कोड इक्वल होगा टू प्रूव। क्या करना है यानी कि कोड क्या है इसका, ए बी इक्वल टू सी डी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए हमें थोड़ा सा सर्कल का भी प्रॉपर्टीज जानना होगा कि सर्कल का प्रॉपर्टीज क्या होता है। ये हमारा जो ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल बना है ये पता है? सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल बना है उस ट्रायंगल का नाम है आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि दो साइड जिसका इक्वल होते हैं, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज जो बना है, यानी कि जिसकी दो भुजा बराबर होती है तो उसका दो कोण भी आपस में बराबर होती है। यानी कि इफ टू साइड आर इक्वल देन बोथ अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ये तो कहा गया है। ये लाइन भी है, ये थ्योरम भी हमारा है चैप्टर 6 में, ये हमारा थ्योरम भी है, 7 में भी ये थ्योरम आया है। तो अब देखते हैं कि यहाँ इस थ्योरम का क्या काम आता है, प्रूफ करते हैं। प्रूफ ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ डैश सी डी, ये दो ट्रायंगल दिया गया है तो इसमें से इक्वल क्या हमारा दिया गया है, ओ ए इक्वल टू ओ सी, इसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर लिख सकते हैं गिवन नहीं लिखे इसलिए क्योंकि रेडियस इन दिया गया है क्वेश्चन में। तो फिर नेक्स्ट क्या है, ओ बी इक्वल टू ओ डैश डी, ये भी सेम हो जाएगा रीजन, ये भी रीजन इसका सेम हो गया। तो अब क्या थर्ड प्रॉपर्टीज हमें जानना होगा, तो थर्ड प्रॉपर्टीज क्या इक्वल होगा, तो थर्ड प्रॉपर्टीज इसका इक्वल हो जाएगा हमारा इसका एंगल, ये जो थर्ड बनेगा यानी कि थर्ड एंगल क्या होगा हमारा इक्वल ऑलरेडी हो जाएगा। ऑब्वियसली सी बात है थर्ड एंगल्स भी इक्वल होगा, लेकिन अगर अपोजिट साइड इक्वल है, अपोजिट साइड ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। और यहाँ का तो हम ले लेते हैं एंगल, क्या होगा हमारा एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ऑब्लिक डी, ये क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा एंगल होगा? ऐसे तो इसका नाम बोलना काफी टफ हो जाएगा तो हम ये नहीं लेते हैं, हम इसे रहने देते हैं, ये काफी ज्यादा टफ हो जाएगा। हम ले लेते हैं एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ डैश डी सी। क्यों? रीजन तो साफ साफ है, अपोजिट साइड आर इक्वल देन अपोजिट एंगल
आर also equal. Opposite angle are also equal. Opposite side are equal, then opposite angles are also equal. यानी कि जिसके अपोजिट साइड अगर इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसका अगला स्टेप क्या होगा इसमें। तो इसके बाद जो अगला स्टेप है तो हमारा इसके बाद तो ये कन्वर्जेंस हो ही गया, ट्राइंगल थर्ड प्रॉपर्टीज मिल गया 1 2 3, तब क्या हो गया ट्राइंगल ओ ए बी कन्वर्जेंस ट्राइंगल ओ सी डी किस बेस पे हुआ है, तो एस एस ए कन्वर्जेंस हो गया है। तब हम लिख सकते हैं देन वी कैन राइट ए बी इक्वल टू सी डी ब्रैकेट में सी पी सी टी। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। काफी इजी था, जो चैप्टर 7 से ही रिलेटेड है, यानी कि उसी से रिलेटेड सब इसके बाद लगभग चैप्टर है। अगर चैप्टर 7 हम अच्छे से कर लिए हैं तो चैप्टर 8 9 10 ये सब क्या है, ये सब बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये प्रूव्ड हो गया। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन दिया जा सकता है कुछ अलग तरीके से, जो हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन में दिया जा सकता है सर्कल है, इसका सेंटर है, सेंटर से एक कोड पे क्या बना है, एंगल बना है, ठीक है। इसी कोड से इसके सरफेस पे भी एक एंगल बनता है। तब बताना है इस एंगल का वैल्यू क्या होगा। इस एंगल का वैल्यू, अगर इस एंगल का मान लीजिए कि 80 डिग्री है, ठीक है, तो इसका वैल्यू पूछेगा। तो इसका वैल्यू जो होगा, मान लीजिए क्या ए ओ बी सी, तो इसका ए का जो वैल्यू होगा वो ओ का आधा होगा, यानी कि ए इक्वल टू हाफ बाई ओ इंटू क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। एंगल ए इक्वल टू हाफ एंगल ओ। क्यों, तो यहां देखिए एंगल ए का वैल्यू जो होगा कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 80 डिग्री, तो 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 40 डिग्री, यानी कि ये हमेशा ऑलवेज क्या हो जाएगा, हाफ होगा। ये थ्योरम के थ्रू होता है। अब कभी कभी ये भी दोनों एंगल पूछ लेगा कि ये दोनों एंगल क्या होगा। तो ये दोनों एंगल क्या होगा, तो हमारा ये देखेंगे कि इसकी जो सर्कल का सेंटर है, सेंटर से हमारा जो बी सी पे आया है, ये हमारा क्या है, रेडियस है, ये आर है, तो ये भी आर होगा। तो ये आर है तो ये इक्वल है, ये इक्वल है, यानी कि इक्वल हो गया दोनों। तो यानी कौन सा ट्रायंगल बन चुका है हमारा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी दो भुजा बराबर हो। तो दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर हो गए, ये दोनों मतलब बराबर होगा। तो x प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि रीजन तो पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 80, ठीक है। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 तो चला गया ना 80, तो बचेगा 100 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या बचेगा, 100/2, तो कट के आ जाएगा हमारा 50 डिग्री, यानी कि ये 50 डिग्री ईच हो गया। 50 डिग्री ये भी हो गया, 50 डिग्री ये भी। तो 50 या प्लस 80 180 डिग्री हो गया, 40 डिग्री भी आ गया। क्लियर है। अब चलिए, ये सब क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है चैप्टर 10 में। अब कुछ एसएसटी का डिस्कशन कर लेते हैं। एसएसटी जो चैप्टर है, एसएसटी बुक है, उसमें से कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। जिन्हें ये सब लिखना हो वो लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और जिन्हें नहीं लिखना हो वो अपना देख के ही समझ सकते हैं और चैप्टर से वाइज बना सकते हैं। लेकिन चैप्टर 7 को हमेशा ध्यान रखिए। चैप्टर 7 का थ्योरम जो था और चैप्टर 6 का जो थ्योरम था और चैप्टर 8 का जो थ्योरम था, वो भी थ्योरम इसमें काम आने वाला है। वही सब थ्योरम के बेस पे अब सारा क्वेश्चन बनेगा और सारा एडवांस मैथ सॉल्व होगा।
एसएसटी में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो राष्ट्रवाद से, जिसे कहा जाता है नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, ठीक है। तो राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद के बारे में बता देना चाहेंगे। राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो देश के प्रत्येक नागरिकों के मन में अपने देश के कल्याण के प्रति होती है। यानी कि क्या होता है, मतलब नेशनलिज्म एक थॉट है। नेशनलिज्म इज अ थॉट टू डेवलप्ड ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। जो अपने कंट्री के बारे में क्या डेवलपमेंट के बारे में सोच रखते हैं, जो अपने कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में सोच रखते हैं, उसे ही क्या कहलाता है? नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक है। तो राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो देश के प्रत्येक नागरिकों के मन में अपने देश के कल्याण के प्रति होती है, यानी कि अपने देश के कल्याण यानी वृद्धि के प्रति होती है। तो उसे ही क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद कहा जाता है। अब उदारवाद, अब क्या आते हैं? उदारवाद, इसका इंग्लिश में शायद मुझे ठीक से याद नहीं है। तो उदारवाद, ठीक है। तो उदारवाद क्या है? तो उदारवाद भी एक ऐसी विचारधारा ही है, ये भी एक थॉट्स ही है जो प्रत्येक नागरिकों के मन में क्या होती है। तो प्रत्येक देश क्या उदारवाद में करती है, जितने भी कड़े नियम होते हैं, कठिन नियम होते हैं, उसे हटाकर उसकी जगह पर एक सरल और सुलभ यानी कि ऐसे नियम उपलब्ध कराते हैं जो सरलतम होते हैं और व्यापार को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं, यानी कि व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए ये सहायता और सहयोग करती है। उदारवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति या कोई भी नागरिक क्या करती है, या कोई भी देश अपने देश में व्यापार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उदारवाद नीति अपनाती है, यानी कि उसका सहयोग करती है। स्थापना में सभी कर नियमों को हटा देती है, कर हटा देती है, कर यानी टैक्स को हटा देती है, और उसके साथ साथ उसे क्या एक आर्थिक तथा उसके बाद क्या कहा जाता है, आर्थिक भी सहायता मिलती है, और विदेशी सहायता तो मिलती ही है, और देशी सहायता भी उसे प्रदान की जाती है। साथ साथ क्या उसे लोगों का जो समर्थन होता है, यानी कि वर्कर भी उपलब्ध कराए जाते हैं उदारवाद नीति के तहत। तो उदारवाद भी एक क्या विचारधारा ही है। फिर इसके बाद इसके उल्टा आ जाते हैं। उल्टा क्या होता है? रूढ़िवाद। रूढ़िवाद, तो रूढ़िवाद भी क्या? रूढ़िवाद भी एक विचारधारा ही है, लेकिन ये क्या नौकरशाही को प्रोत्साहन देती है। नौकरशाही, ये किसको प्रोत्साहन देती है? तो नौकरशाही को ये क्या करती है? प्रोत्साहन देती है। नौकरशाही को ये प्रोत्साहन देती है, यानी कि ये उच्च नीच की भावना बनाए रखने में ये क्या रूढ़िवाद चाहती है। रूढ़िवाद एक ऐसी विचारधारा हो जाता है जो क्या उच्च नीच को प्रोत्साहन देता है, जो चाहता है कि गरीब गरीब के दायरा में रहे, फिर उससे ऊपर का दायरा में रहे, मतलब कि ये उच्च नीच की भावना बनाए रखने में सहायता करती है। फिर इसके बाद आ जाते हैं, चलिए राष्ट्र आय का भी बात कर लेते हैं। राष्ट्र आय, जो ये सब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राष्ट्र आय, प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय जिसे कहा जाता है नेशनल इनकम, ठीक है। अब इसके बाद और भी बात कर लेंगे प्रति व्यक्ति आय भी। प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर हेड कैपिटल इनकम। राष्ट्र आय,
तो राष्ट्र आय क्या है? तो राष्ट्र आय भी एक ऐसी विचारधारा ही है, ठीक है। तो राष्ट्र आय भी क्या है? एक ऐसी विचारधारा ही है जिसके राष्ट्र आय विचारधारा से इसके कोई मतलब ही नहीं होता। तो राष्ट्र आय क्या होता है? देश की जितनी भी जनसंख्या है, देश की जनसंख्या भी लगभग जाने जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो पता ही है कि 1 अरब 25 करोड़ है, ठीक है। 1 अरब 25 करोड़ जो बढ़कर अभी 1.50 के लगभग पहुंच चुका है। 1.50 करोड़, 1 अरब 50 करोड़ तक पहुंच चुका है, ठीक है। तो इससे नहीं मतलब है। तो देश की प्रत्येक जनसंख्या यानी कि देश की कुल जनसंख्या द्वारा अर्न की गई यानी कि क्या प्राप्त की गई आय को, ठीक है, प्राप्त की गई आय यानी कि प्राप्त की गई आय को ही क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। देश की कुल जनसंख्या द्वारा प्राप्त की गई आय के कुल योग को, देश की कुल जनसंख्या द्वारा प्राप्त आय के कुल योग को, योग मतलब कि कुल को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकलता है? राष्ट्रीय आय निकलता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं? या फिर एक तरीका ये कर सकते हैं, देश के विभिन्न संसाधनों द्वारा प्राप्त की होने वाली जीविका को राष्ट्रीय आय कहते हैं। देश के विभिन्न संसाधनों द्वारा प्राप्त होने वाली जीविका को ही क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। देश के जितने विभिन्न संसाधन हैं उसके उपयोग से या उससे प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की जीविका को ही क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अब आते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? तो अब इसका दूसरे तरीका से भी डेफिनेशन एक दे देते हैं नेशनल इनकम का। तो नेशनल इनकम का दूसरा तरीका से डेफिनेशन क्या होगा? तो प्रति व्यक्ति आय यानी कि प्रत्येक व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय को अगर देश की कुल जनसंख्या से अगर गुना कर दिया जाए यानी कि मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा क्या? नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय प्राप्त होगा। जिसके इसका नेशनल इनकम का फॉर्मूला यहाँ लिख सकते हैं। नेशनल इनकम इक्वल टू पर हेड कैपिटल इनकम इनटू टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन। और इस तरीके से जब निकलते हैं तो इसे एक एवरेज इनकम भी कहा जाता है। नेशनल इनकम को हम एवरेज इनकम भी कह सकते हैं क्योंकि ये लगभग सभी को हाईएस्ट और लोएस्ट इनकम नहीं बताती है बल्कि एवरेज बताती है। एवरेज यानी कि औसत इनकम यानी कि औसत आय भी, राष्ट्रीय आय को औसत आय भी कहा जाता है। यानी कि आपका क्वेश्चन औसत आय पूछा जाए या राष्ट्रीय आय पूछा जाए तो बोथ आर सेम, ठीक है। यानी कि एवरेज इनकम पूछा जाए या फिर नेशनल इनकम पूछा जाए, दोनों का दोनों क्या होगा? सेम ही होगा। प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर हेड कैपिटल इनकम, ठीक है। तो पर हेड कैपिटल इनकम क्या होता है? तो पर हेड कैपिटल इनकम हम जानते ही हैं कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो देश की कुल आय यानी कि राष्ट्रीय आय को अगर देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो पर हेड कैपिटल इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय हमें निकल जाती है, ठीक है। यानी कि एक व्यक्ति के विभिन्न संसाधनों से प्राप्त होने वाली समस्त जीविका को ही क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। एक व्यक्ति के विभिन्न संसाधनों से प्राप्त होने वाली समस्त जीविका को ही प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। फॉर्मूला के तौर पे देखें तो कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने से जो आय प्राप्त होती है उसे ही प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। चलिए इसे हिंदी में भी लिख लेते हैं। राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय गुने देश कुल जनसंख्या अब इसके तरीके से अब क्या? अब इसका निकाला जाएगा तो क्या होगा?
प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल राष्ट्रीय आय भागा कुल जनसंख्या कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगा, यानी कि पर हेड कैपिटल इनकम। जो पर हेड कैपिटल इनकम को क्या इसी फॉर्मूला से बना है, बस इसे क्या करना है, इसे इधर ले आना है, बस यहाँ कुल लगा देंगे तो ये बन गया फॉर्मूला। और जानते हैं कि भागा गुना डिवाइड ये सब तो करने जानते हैं कि इक्वल के इधर जाता है LHS से RHS में जाएगा, RHS से LHS में जाएगा, तो डिवाइड क्या होता है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज हो जाता है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। तो इतना हो गया क्वेश्चन आज के लिए, एक 4-5 क्वेश्चन ही काफ़ी है। फिर और कभी नेक्स्ट क्लास में अगर टाइम मिलेगा, समय मिलेगा तो आपको वो सब भी बताया जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, बुक में भी दिया गया होगा, राष्ट्रवाद, उदारवाद, फ्रांसीसी क्रांति, फिर भूल भुलैया मार्ग क्या है, फिर उसके बाद ये सत्याग्रह क्या है, फिर नमक दांडी यात्रा, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये सब भी आगे चल के बताया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।